पौड़ी पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी। अपने पैतृक गांव में की पूजा अर्चना। माता के मंदिर प्रांगण पहुंचकर किया पौधारोपण। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश। बीते 24 घंटों से हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पहाड़ों में आफत की बारिश तो मैदानों में भी लोगों को बड़ी दिक्कत है। नैनीताल में नहीं थम रही मादक पदार्थों की तस्करी। कालाडूंगी पुलिस ने किया एक तस्कर को गिरफ्तार। अन्य स्मैक तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। बकरा ईद को लेकर हरिद्वार शांति समिति की बैठक। सभी धर्मों के लोगों के साथ हुई बैठक। शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आकाश सेन। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रीतू खंडूरी अपने गृह पैतृक गांव पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। और अगर हम बात करें तो यहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की है। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया मंदिर प्रांगण में। तो विधानसभा अध्यक्ष रीतू भूषण खंडूरी अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत पौड़ी पहुंची, जहां उन्होंने पौड़ी श्रीनगर रोड पर स्थित अपने पैतृक गांव राधा वल्लभपुरम के झाली माली मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। वहीं मंदिर में आयोजित शिवलिंग स्थापना को लेकर चल रहे हवन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या नई दिल्ली टहरी दौरे पर रहीं, जहां खाद्य विभाग द्वारा नवीन सुविधाजनक राशन कार्ड के वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री रेखा आर्या शामिल रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ खाद्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आए पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर खाद्य मंत्री रेखा आर्या का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा ने टिहरी जिले में प्रचलित राशन कार्ड और वितरित राशन कार्ड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 1 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड प्रचलित है, जिसमें से 84,000 से ज़्यादा राशन कार्डों को वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड पुलिस देश में मित्र पुलिस के नाम से जानी जाती है। बात जब खाकी की होती है तो जनता उसको खौफ के नज़रिए से देखती है, लेकिन इस खौफ को खत्म कर मित्रता में बदला उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने। इतना ही नहीं, डीजीपी अशोक कुमार ने इस मित्र पुलिस को स्मार्ट पुलिस भी बना दिया। ये मित्र और स्मार्ट पुलिस क्या कर रही है देवभूमि में, इस पर IND 24 के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने डीजीपी अशोक कुमार से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार जी हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। सर, जो उत्तराखंड की जो पुलिस है, स्मार्टिंग में यहाँ पर जानी जाती है उत्तराखंड पुलिस, और आपका एक बहुत बड़ा रोल है, किस तरीके से उसको देखते हैं? कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, स्मार्ट पुलिसिंग के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव हैं, संवेदनशील भी हैं, सख्त भी हैं, मॉडर्न भी हैं, मोबाइल भी हैं, एक्टिव भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, जवाबदेह भी हैं। हमने 1 साल में लगभग हम 300 कांस्टेबल मतलब पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई करते हैं, तो ये जवाबदेही बढ़ाते हैं उनके, जिससे वो जनता के प्रति गलत ना करें। ठीक है, इसी तरह रिस्पॉन्सिव हैं और टेक्नोलॉजिकल सेवी हैं और वेल ट्रेन है। ये हमारा विजन है। उस तरह हमने उत्तराखंड पुलिस को आगे बढ़ाया है। और जो साइबर क्राइम है, STF है, हर फ्रंट पे, जो वो डायल 112 है, हर फ्रंट पे हमारी पुलिस जो है एक्टिव है। चीता मोबाइल हमारी स्मार्ट है। तो ये सब बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, 4 करोड़ कांवड़िए आएंगे, कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है ये है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, तो मान के चल रहे हैं कि बहुत भीड़ आएगी और हमारी उसके लिए पूरी तैयारी है। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करा करके आए। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है हम जल्दी से मीडिया और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आज पुलिसिंग बहुत सरल हो चुकी है सर, हर किसी की पहुंच डीजीपी तक है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग में विश्वास रखते हैं। बदमाशों के लिए सख्त और आम आदमी के लिए
मित्रतावत व्यवहार, ये हमारा नारा रहा है और उसी का पालन करते हैं। जिसकी अगर पीड़ित है उसकी सुनी जानी चाहिए, थाने पे, जिले में और डीजीपी के यहाँ सब जगह सुनी जानी चाहिए। अगर जो नहीं सुनता है तो ऐसे पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोरोना काल के बाद सर चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि खुद आप फील्ड में मौजूद रहे। चारधाम यात्रा भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर उसको तो रेस्ट्रिक्शन लगा गया, नंबर्स लिमिटेड किया गया, तब भी वो पिछले सारे पीक से आगे निकल गई है। तो और वहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी है ऊपर, तो उसको देखते हुए उसे लिमिट भी करना पड़ा। तो उस चैलेंज को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया है और अभी यात्रा चल ही रही है, अभी तो अक्टूबर तक चलेगी और मुझे उम्मीद है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है कि आप खुद जनता के बीच पहुंचते हैं, यानी लोग आपको सिर्फ डीजीपी ही नहीं बल्कि मित्र भी मानते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि पुलिस लोगों के लिए बनी है, इसलिए लोगों के लिए पुलिसिंग होनी चाहिए और लोगों के लिए अप्रोचेबल होनी चाहिए, आम आदमी के लिए। किंतु बदमाशों के लिए पुलिस सख्त होनी चाहिए। तो मेरा यही जो एटीट्यूड है, यही जो मेरी एक प्रकार से मॉडल है, इसी वजह से लोग मेरे से मिलते हैं आराम से, क्योंकि उन लोगों को, आम आदमी को अप्रोचेबल लगता हूँ मैं, इसलिए पहुँचते हैं और अपनी समस्या भी बताते हैं। कोई मैसेज आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? यही कि वो पुलिस को सहयोग करें। जो साइबर क्राइम और ये ड्रग्स है, बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें पुलिस का सहयोग करें और हमें, और जो उनके अच्छे सुझाव होंगे उनको हम जरूर उसके ऊपर पॉजिटिवली काम करेंगे। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार जी थे, जिनका साफ तौर पर यह आह्वान भी है कि पुलिस लगातार अच्छे काम भी करती है, लेकिन अपराधियों के लिए पुलिस सख्त है और लोगों से भी वो सुझाव मांग रही है कि अच्छे सुझाव अगर वो देते हैं तो उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश बेस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुखद संदेश दिया है। कुछ समय बाद रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय में एक 50वें का क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल बनेगा। ये 23 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। गंभीर बीमारी और आपातकाल की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को जो है अलग से चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। जिले में ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार होने जा रहा है, जिससे आधुनिक मशीनों के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 23 करोड़ की लागत से जिला चिकित्सालय में ही 50 बेड की विशेष सेल तैयार की जाएगी। उन्होंने जिले में वार्ड बॉय के रिक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से बिना देरी के इन पदों को भरने के भी निर्देश दिए। चाहे गर्भवती महिलाओं का लाने और ले जाने की व्यवस्था हो, चाहे हमारे आयुष्मान कार्ड की से जो फ्री इलाज हो रहा हो, और चाहे हर प्रकार की हम 228 जाँचें, 58 जाँचें फ्री करा रहे हैं और अभी तक 25,000 लोगों की जाँचें फ्री हो चुकी हैं रुद्रप्रयाग जिले में। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लालकुआ की। लालकुआ के नज़दीक बिंदु खत्ता में रहने वाले छात्र संतोष कुमार की लॉटरी लगी है, जिसने ऑनलाइन क्रिकेट मैच में ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीत लिए। ऑनलाइन मैच खेलकर रातों रात करोड़ रुपए कमा लिए। इससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी के इस मौके पर विजेता संतोष कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी ने। विधानसभा क्षेत्र के बिंदु कत्ता क्षेत्र में एक होनहार छात्र जो है, उनने पिछले 3 सालों से ड्रीम 11 में खेल रहे थे क्रिकेट मैच, जिसके द्वारा उनका एक बड़ा इनाम हाथ लगा है और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है। साथ ही हमारे साथ इस समय मौजूद है कुछ संतोष कुमार, उनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी में आप कब से खेलते आ रहे हैं, कौन सी? मुझे 2018 से खेलते हुए हो गया है टाइम। मुझे मैं खेलते खेलते मतलब बीच में आते थे, मेरी ठीक ठीक रैंक आती थी वैसे। आज लेकिन फर्स्ट रैंक आ गई है, ये इंग्लैंड और इंडिया की टीम लगा के। कल का मैच था जो लगाया हुआ था हमने, उसमें फर्स्ट रैंक आई है। तो खुशी बहुत है कि आई गया है, मतलब बहुत टाइम से लगा रहा था, बहुत पैसा खर्च से। तो इससे पहले भी आप 3 साल से लगातार खेलते आ रहे हैं, इससे पहले भी आपने कोई राशि जीती है? ना, उससे पहले तो कहीं नहीं जीती है अभी तक। तो हम और कुछ नहीं लगा रहा था, ये लगाया ड्रीम 11 आया था, इसी को खेलता था बस, हो गया। तो आपको ये कब मालूम चला कि आपने 1 करोड़ रुपए जीते? ये तो मुझे सुबह पता चला, 4 बजे देखा मैंने उठ के, तो उस टाइम पता चला कि फर्स्ट रैंक आई है मेरी। तो पता चला, मैंने रात में देखा नहीं कि मैंने मैच लगा के छोड़ दिया था, फिर सुबह देखा मैंने सीधे उठ के। तो किस तरीके से आपको बधाइयों का यहाँ पर सिलसिला? बधाइयाँ तो बहुत आ रही मेरे पास, सुबह से भीड़ है हमारे वहाँ, फोन लगाता
आ रहे हैं मेरे पास। तो ये जो 1 करोड़ रुपए है, इतनी बड़ी धनराशि है, और किस तरीके से इसका प्रयोग करने का अब कुछ परिवार विचार तो बना रहे हैं? अब बहनें हैं, अब पढ़ाई कर रही हैं, उनमें लगा लेंगे, जो जो कराएंगे पढ़ाई करना चाहेंगे, और पापा जो सोचेंगे वो करा देंगे। तो अभी इस समय क्या कर रहे हैं आप? अभी तो हम कोचिंग कर रहे हैं, ग्रुप सी की और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं शंकर कोचिंग सेंटर में, यहीं हमारे बगल पे हैं, वहाँ कोचिंग चल रही है मेरी। तो क्या लगता है आपको, इसको खेलने आगे भी जारी रखेंगे आप? अब जारी रहेगा ही, फिर अब खेल ही लेंगे कौन सा। कौन कौन सी टीम थी जिससे आप खेले? मैं इससे पहले तो खेला ही है, आईपीएल खेलता था मैं, आईपीएल भी लगाए थे मैंने, और ये टेस्ट मैच भी लगाए थे। अब फिर कल इंडिया का ज़्यादा लगाता हूँ, इंडिया का जब मैच होता है मैं तब लगाता हूँ। तो अकाउंट में कितना पैसा दिखाया जा रहा है आपका? मेरे उसमें अकाउंट में दिखा रहा 70 लाख रुपए, और बाकी बाकी 30 लाख रुपए कट चुका था, टैक्स कटाया था तो कटाया था। बिल्कुल, ये बिंदु भत्ता के जो छात्र थे, ये संतोष कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि उसकी धनराशि जो है कि सुबह नजर आई है उनको, रात में उन्होंने टीम लगा के छोड़ दी थी, जो कि उन्हें सुबह पता लगा तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद लगातार इनके पास फोन आ रहे हैं और बधाइयों का सिलसिला जारी है। मैं मुन्ना अंसारी, IND 24 डालकुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में बन रही कोली ढेक झील का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। लगभग 31 करोड़ की लागत से लोहावती नदी में बनी झील में पानी बनना शुरू हो चुका है। वहीं लोहाघाट नगर की भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए चंपावत के DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि कोली ढेल झील का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस मानसून में झील की टेस्टिंग हो जाएगी। DM भंडारी ने कहा कि दूसरे चरण में प्रस्तावित लोहाघाट नगर के लिए लिफ्ट पेयजल योजना पर संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही लिफ्ट पेयजल योजना का कार्य शुरू होगा। मालूम हो कि 1.5 किलोमीटर लंबी, 70 मीटर चौड़ी और 21 मीटर गहरी कोली ढेक झील से लोहाघाट की 25,000 की आबादी को लिफ्ट पेयजल योजना बनने के बाद भरपूर पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लोहाघाट में पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई थी, जिससे अब पूरा लोहाघाट प्रभावित था। लेकिन इस पेयजल के और इस तालाब के निर्माण के बाद कुछ हद तक इससे जो है आम लोगों को राहत मिलेगी और पेयजल की जो उपलब्धता है वो बढ़ पाएगी। इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उसमें इस बार मानसून में उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, और जो सेकंड फेज में उससे लिफ्ट पेयजल योजना है उसकी विभाग कार्रवाई कर रहा है और वो जल्द स्वीकृत हो गया, उसमें कार्य भी शुरू होगा। ये बात करेंगे, बरसात में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों के घरों और दुकानों के भीतर एक बार फिर पानी घुसने लगा है। नगर निगम के नाले और नहर सफाई के दावों की पोल खुलती हुई बारिश के बाद नजर आ रही है। लोगों को इस बारिश में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी नैनीताल ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए NDRF, SDRF और आपदा प्रबंधन की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा भूस्खलन वाली जगहों को चिन्हित कर JCB तैनात की गई है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है, घरों से बाहर निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर देखें और सड़कों के हालात पता कर लें। यही नहीं, पहाड़ के जिन इलाकों में कोहरा है वहाँ चालक फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंपावत की। चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र में बनवासा से होकर गुजरने वाली हुड्डी नदी से होने वाले भू काटन को रोकने में जुटे जिला स्थानीय प्रशासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के तराई क्षेत्र से होकर गुजरने वाली हुड्डा नदी पहाड़ पर होने वाली बरसात के चलते इन दिनों उफान पर है, जिससे बनवासा क्षेत्र में हुड्डा नदी के किनारे बसे आबादी क्षेत्र में नदी द्वारा भारी भू कटाव होने की संभावना बनती जा रही है। याद हो कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार टकनपुर और बनवासा क्षेत्र के अंतर्गत जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान किए जाने के क्रम में कार्य करते हुए टकनपुर बनवासा प्रशासन बरसात के मौसम में नदियों द्वारा क्षेत्र में होने वाले नुकसान को रोकने के प्रयासों में जुट गया है। इसी क्रम में बनवासा की हुड्डा नदी के किनारे को इस सीजन हेतु अस्थायी रूप से बांधने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे इस बरसाती सीजन में नदी से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पौड़ी, नैनीताल के अलावा देहरादून, टेहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरा जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। पौड़ी, नैनीताल जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 1ली से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि लोगों को विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उधर दून में शनिवार को भी हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है। तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे तो वहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों को काफ़ी सतर्क रहना है। साथ ही जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होगा और बोल्डर्स वगैरह गिरना। तो जो मूवमेंट है लोग अगर संभव हो तो अवॉइड करें। ये 2 डिस्ट्रिक्ट की खासकर मैं बात करूं और बहुत ज़रूरी हो तो फिर काफ़ी सावधानी के साथ जो है मूवमेंट करें। तो ये खासकर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 9 तारीख को काफ़ी एक्टिविटी है दिन शाम से लेके और परसों 10 तारीख की सुबह तक जो है ये एक्टिविटी रहने वाली। तो लगातार जो घाटी है देहरादून की, यहाँ बरसात का दौर देखा जा रहा है और चंपावत में मौसम विभाग देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। चंपावत जनपद के जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जनपद के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में 9 जुलाई को कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। साथ ही समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में भी 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। अब बात करेंगे बाजपुर की। बाजपुर के मणैया हट्टू गांव में बाइक सवार 3 लोग खड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में जा घुसे, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही हाई सेंटर रेफर किए गए युवक को भी मौत हो गई। अब पुलिस ने शवों को पीएम करवाकर जांच शुरू कर दी है। जो एक बाइक में सवार थे और जिनकी उम्र 15, 16 या 18 साल तक है और ये ग्राम थापक नगला गांव पड़ता है केला खेड़ा क्षेत्र में। तो सड़क पर एक कंबाइन से टकरा गए और उसमें उनको गंभीर चोटें आई। उन्हें CHC बाजपुर ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसमें फिर आगे पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है और अभी अब तहरीर आने पर जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोहाघाट के चंपावत में भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में बहने वाली सरयू, महाकाली और रामगंगा नदियां उफान पर हैं। इस दौरान प्रशासन ने भी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। वहीं चंपावत के DM नरेंद्र भंडारी ने भारी बारिश को अलर्ट के बाद सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र में दुर्घटना होने पर आपातकालीन नंबरों पर सूचना देने की अपील की गई है। वहीं भारी बारिश के चलते आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। और अब बात करेंगे त्योहारों की। हरिद्वार में आगामी त्यौहार ईद को लेकर शांति समिति ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पंचपुरी, गढ़ीमपुरा के विभिन्न धर्मगुरु और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोतवाली प्रभारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज़ को सीमित रखें। ईद भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द का पर्व है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि
इस दिन असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके। पर्व के दौरान जो लोग शांति भंग करने की कोशिश करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही उनको पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मीटिंग हुई है पुलिस के साथ उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। जैसे जैसे खुले में कोई कुर्बानी नहीं करेगा, जैसे भी होगा उसका समर्थन करेंगे हम लोग सब गांव वाले मिलकर। ये जो भी हमें साहब ने यहाँ पे बुलाए हैं तो सभी लोग गांव के जो है बहुत अच्छी बात साहब ने कही है, तो इस त्यौहार को हमें सही जिम्मेदारी से अपने निभाना चाहिए और सही फॉलो करना चाहिए। ईद उल अजहा का पर्व है, इसमें जो उच्चाधिकारियों द्वारा बताए गए निर्देश और हिदायतें हैं वो हमने मीटिंग के माध्यम से जनसामान्य को बता दिया है कि जैसे कुर्बानी वगैरह के संबंध में जो सख्त हिदायतें दी गई है कि अपशिष्ट को इधर उधर नहीं फेंकेंगे और सद्भावना के साथ त्यौहार का हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, मनाएंगे उसे, और किसी भी प्रकार के किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे और शासन प्रशासन की जो भी अपेक्षा हमारी इनसे हैं, स्थानीय लोगों से हैं, उसका भी पालन करेंगे और स्थानीय लोगों को जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसका भी हम भरपूर सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निराकरण अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो, आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री तक न आना पड़े। बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर उत्तराखंड बौद्ध स्थल विचार मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों का एवं खेल से जुड़े लोगों से संवाद करने के साथ ही उनके विचार भी सुने और उनको सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य ने जनसंवाद पर आधारित विकास का मॉडल तैयार करने का प्रयास किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा तैयार करने में जन सुझावों के साथ बौद्ध तत्व विचार श्रृंखला में सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खेल में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए भी खेल नीति तैयार की गई है। हमारा प्रयास है कि खेलों को भी रोड मैप के जरिए बेहतर खेलों को बढ़ावा दिया जाए। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि खेल नीति में और संशोधन किए जाने की ज़रूरत होगी तो की जाएगी। इसके साथ ही विकास के संबंध में हर 3 माह में समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल NS राजपुरोहित से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मेजर जनरल NS राजपुरोहित ने अग्निपथ योजना के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उत्तराखंड में अगस्त और सितंबर माह में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की वेबसाइट जारी कर दी गई है। गढ़वाल रीजन के सभी जनपदों के लिए भर्ती रैली 19 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कोटद्वार में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए भर्ती रैली 20 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक रानीखेत में और चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद के लिए 5 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022 तक पिथौरा में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CCR हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कावड़ मेले में शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। सकुशल कावड़ मेला संपन्न कराने के लिए कावड़ मेले से संबंधित अन्य राज्यों के अधिकारियों से भी निरंतर समन्वय बनाए रखने की उन्होंने बात कही। बता दें कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले कावड़ मेले में स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी सीएम ने बैठक में दिए। वहीं सीएम धामी ने सभी शिव भक्तों से अपील करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कावड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्त एक पौधा जरूर लगाएं।
तो देवभूमि लाइव में इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।